हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ताज़ा एडिशन। सबसे पहले आपके लिए हॉट हेडलाइंस। पीएम मोदी की बिहार को सौगात की बौछार। ओंटा सिमरिया पुल समेत 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का गिफ्ट। कांग्रेस आरजेडी पर निशाना। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। दिन से ज्यादा जेल होने पर 30 दिन से ज्यादा जेल होने पर पीएम सीएम की कुर्सी जाने वाले बिल पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, नए कानून से संविधान की मर्यादा को तार तार करने वालों पर प्रहार। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को बनाया पक्षकार। कहा, हटाए गए वोटर्स ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे, आधार भी दे सकते हैं। 8 सितंबर को अगली सुनवाई। बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लेकिन रेबीज और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश। कहा, बाकी कुत्तों को भी टीकाकरण और नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए। बाजार में 6 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट तो निफ्टी 214 पॉइंट गिरकर बंद। बैंकिंग शेयरों में दिखा दबाव। मेटल, एफएमसीजी, तेल और गैस शेयरों में रही बिकवाली। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर लग सकती है कैपिंग। बीमा रेगुलेटर IRDAI जल्द ले सकता है फैसला। CNBC आवाज माफ कीजिए CNBC TV 18 एक्सक्लूसिव। टॉय सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। CNBC आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी रखनी पड़ेगी महंगी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में की बढ़ोतरी। पहले के मुकाबले फीस लगभग 2 गुना बढ़ी। एमपी के 30 साल पूरे हो गए और इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम इस वक्त मुंबई में चल रहा है, जहां पर सेबी चेयरमैन बोल रहे हैं। सीधे लेके चलते हैं। Custodian of domestic savings, it can aspire to become a global hub for asset management. But amidst this exciting future, let us remember, our true benchmark is not just AUM, it is trust under management. On this Foundation Day, I urge you to innovate responsibly, balance creativity with caution, to grow inclusively, reach investors in every village, town, and city, and to uphold trust relentlessly. Mutual funds are not just financial products. They are enablers of aspiration. They are bridges to opportunity. Therefore, celebrate today as a reaffirmation of our collective mission to make mutual funds not just sahi hai, but zaruri hai. Not just the right choice, but the default choice, depending upon varying risk appetite and financial goals. Thank you very much. And together we look forward to building an industry that continues to grow, empower, and inspire. Jai Hind. चेयरमैन जो कि एमपी के 30 साल पूरे होने के मौके पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पूरी जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को इसको ज़्यादा पारदर्शी, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा लोगों के प्रति जिम्मेदार इस तरह का इसे बनाना है और इसमें सबकी जिम्मेदारी है और सभी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हम और भी उनकी प्रमुख बातें आपको आगे सुनाएंगे यहाँ पर कि उन्होंने क्या क्या कहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया पहुंचे थे। गया से पीएम मोदी ने बिहार के लिए 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री गया के बेगूसराय गए, जहां पर उन्होंने गंगा नदी पर बने 6 लेन के ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर बिहार के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनकी डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की बात कर रही है, वहीं विपक्ष एक बार फिर बिहार को लालटेन युग में धकेलना चाहता है। आप याद करिए, लालटेन राज में
यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार संसद में बिल लाई है। कानून के दायरे में पीएम से लेकर सीएम सब शामिल हैं। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी, लेकिन जनहित के इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को एक बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बेहतर होते। कोर्ट ने कहा कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया मतदान के अनुकूल होनी चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त वाले उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने बेघर कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बेघर कुत्तों को स्टरलाइज करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। बेघर कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली एनसीआर के जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ करके शेल्टर होम में डाला जाए। इसको लेकर के बहुत सारी एनजीओज और डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया। आज 3 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश के ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और उनके बाद उनको उसी इलाके के अंदर छोड़ दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इनके फीड करने के लिए निर्धारित जगहों को निर्धारित किया जाना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर कि इनको खाना खिलाया जा सके और कोई भी इस चीज का उल्लंघन करता है, सड़क पर इनको फीड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने भी डॉग लवर्स आए हैं, एनजीओज आई हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 25,000 रुपए डॉग शेल्टर्स के लिए चुकाइए और जो एनजीओज हैं उनके लिए कहा है कि आप 2 लाख रुपए का फीस जो है इस डॉग शेल्टर्स के लिए दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हाई कोर्ट्स में इससे जुड़े हुए मामले चल रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर ट्रांसफर कर लिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करता रहेगा। गाड़ियों को 20 साल से ज्यादा रखना अब और महंगा पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल फीस, इन सब में बढ़ोतरी कर दी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या अपडेट है? जी, सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किया है और अगर आप अब 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं तो आपको पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाइक के लिए 2,000 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये, कार के लिए 10,000 रुपये, अगर आप इंपोर्टेड बाइक है आपके पास तो 20,000 रुपये, इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपये और बाकी सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 12,000 रुपये की जो दरें हैं वो रखी गई हैं, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो बैन है वो लागू है, वो पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन बाकी सभी जगहों में अगर आपको पुरानी गाड़ी रखनी है तो आपको ये नई फीस देनी पड़ेगी। इसमें सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो पुरानी गाड़ी है अपनी वो वॉलंटरी तरीके से स्क्रैप करें। इसके लिए वो रिन्यूअल फीस को बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों। पुरानी गाड़ियों को रखना जो है वो महंगा पड़ जाए और उसके बदले में स्क्रैपेज जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़े लोगों को। जी, शुक्रिया।
ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित होने के बाद कंपनियों में अब अफरा तफरी का माहौल है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत कर दी है, वहीं गेमर्स भी तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। इस मामले पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मंचुंदा। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित हो चुका है और जल्दी इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस बिल के अंदर कई सारे कड़े प्रावधान रखे गए हैं। रियल मनी गेम खिलाने वाली कंपनियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनको 3 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और बिल में यह भी कहा गया कि उनके सीधे अधिकारियों को ही इसमें दोषी माना जाएगा। तो इसको देखते हुए कंपनियों के बीच में अफरा तफरी मच गई है। कंपनियों ने रियल मनी गेम्स बंद करने की शुरुआत भी कर दी है। खासतौर पर एमपीएल और यूपी अपने यहां पर रियल मनी गेम्स ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। ड्रीम 11 और पोकरबाजी भी अपने यहां पर रियल मनी गेम बंद करने की तैयारी कर रही हैं। और बाकी जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां वो भी इसके पूरे तरह से नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें। और वो भी कंपनियां भी जल्दी ही अपने यहां पर गेम्स को खिलाना बंद कर देंगी। उसके बाद आपको सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा या सोशल गेम्स खेलने को मिलेगा। रियल मनी वाले कोई भी गेम आपको इसमें खेलने के लिए नहीं मिलेगा। इधर खिलौने बनाने वाले सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार हो गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार खिलौने बनाने वाले इंडस्ट्री के लिए, टॉयज सेक्टर के लिए एक खास इंसेंटिव स्कीम को तैयार किया है। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 13,100 करोड़ रुपए की इंसेंटिव दी जाएगी कंपनियों को जो खिलौना बनाएंगी। और ये इंसेंटिव जो है 2 तरीके से दी जाएंगी। पहला कि कंपनियों का जो टर्नओवर होगा उसके हिसाब से उनका इंसेंटिव तय किया जाए, किसको कितना इंसेंटिव दिया जाना है। दूसरी चीज़ कि कई सारी कंपनियां हैं टॉयज़ बनाने वाली, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ बनाती हैं उनको कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार एक छूट देगी इंसेंटिव के तौर पर। इन सब के अलावा बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कोशिश कि कैसे भारत में टॉयज़ को एक कह सकते हैं कि एक हब के तौर पर पूरी दुनिया में बनाया जाए। और यहाँ पे इंपोर्ट पर निर्भरता वैसे ही काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो इस पोटेंशियल को सरकार ने पहचाना है और यही वजह है कि टॉयज़ सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया था कि हम टॉयज़ सेक्टर के लिए कई सारे कदम उठाने वाले हैं। और अब इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है 13,100 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को। इस पर सलाह मशविरा संबंधित मंत्रालयों से किया जा रहा है और बहुत जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर अड्डा की। जीएसटी पे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कर ही चुके हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी कह दिया है कि अब जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे आपका रोज़मर्रा का जो सामान है वो काफ़ी सस्ता हो जाने वाला है। तो अब जीएसटी घर चलाना करेगा सस्ता। आज शाम 5:57 पे पूरी डिटेल आपको देंगे कि कैसे घर की खरीदारी हो जाएगी, घर चलाने वाला जो सामान होता है वो सब हो जाएगा सस्ता। वेलकम बैक आवाज समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के 6 दिनों की तेजी पे ब्रेक्स लग गए। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% फिसल कर बंद हुए हैं, तो वहीं मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। बाजार की डिटेल्स बता रही है हमारी सहयोगी कंचन। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन इस टाइम पे अगर हम देखें तो 6 दिन की जो विनिंग स्ट्रीक है वो हमें कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 213 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है और 24,900 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने आज के सत्र में। वहीं बैंक निफ्टी में भी जो कमजोरी है वो परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप्स में, सेंसेक्स, स्मॉल कैप में भी जो कमजोरी का सिलसिला है, यानी कि हम समझे भी तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो मेजॉरिटी सेक्टर्स ने आज कमजोरी दिखाई। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक नेग्लिजिबल हमें इजाफा देखने को मिला है। मारुति भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल में भी फ्लैट कारोबार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो यहां पे भी फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं कि गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। देखिए निफ्टी में एशियन पेंट्स में 0.25% की गिरावट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.5%, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ बंद
हुआ है, यानी कि अगर हम समझें तो सीमेंट सेक्टर में आज कमजोरी परसिस्टेंटली दिखाई दी है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। ABFRL यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं, 0.8% की यहाँ पे मजबूती। पूनावाला फिनकॉर्प में 3.5%, भारतीय हेक्साकॉम 3.5% और SJVN भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद हुआ। और पावर सेक्टर में आज एक्शन डेफिनेटली देखने को मिला था। लूजिंग स्ट्रीक में बात कर लेते हैं। भारत फॉर्ज की करीबन 3% की कमजोरी, IDBI बैंक करीब 3%, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 0.3% और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी करीबन 0.3% की कमजोरी आज के सत्र में रही है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो बियर्स का जोश है वो वापस आता हुआ दिखाई दिया है। तो बाजार की तेजी पर ब्रेक लग गया है। क्या बुल रन अभी भी दूर है? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। बाजार को बुल रन का इंतजार शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों में आज कमजोरी देखने को मिली। दरअसल CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर बीमा रेगुलेटर IRDAI कैपिंग लगा सकता है। क्या होगा इसका असर कंपनियों पर, आप पर, सब कुछ बता रहे हैं यश जैन। सबसे पहले तो कंपनीज के लिए सर्टेनली एक नेगेटिव खबर, बट पॉलिसी होल्डर्स को ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, जो कि IRDAI के सूत्र है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, वो ये है कि रेगुलेटर एक प्रस्ताव को डिस्कस कर रहा है इस समय, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एक साल में, उस पर एक कैप लग सकता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अप्रूव होता है, तो इसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी एक साल में। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कैप दोनों लेवल पे लग सकता है। पहला, एक पोर्टफोलियो लेवल पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बुक में टोटल एवरेज प्रीमियम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट या पॉलिसी लेवल पे भी, ताकि आप अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए, एक बार तो हेडलाइन के नीचे रह जाए पर आप पॉलिसी में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दे और कहीं बैलेंस करने के लिए कम कर ले, वो भी नहीं हो। इसलिए उस लूप होल को भी प्लग करने के लिए डिस्कशन रेगुलेटर कर रहा है। इससे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लेवल पे, वहाँ पे ये कैप बेंचमार्क हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन से, यानी कि एक अगर X% मेडिकल इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज वो परसेंट से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक नहीं ले पाएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल प्रीमियम का तकरीबन 40% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। ICICI लॉम्बार्ड का 30% आता है, न्यू इंडिया का 50% आता है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का भी तकरीबन 14% हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ये FY25 के नंबर्स है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एज ए पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, और पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर ये प्रपोजल डिस्कस कर रहा है कि किस तरह जो बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसको कंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ाया जाए, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉलिसी होल्डर पे प्रेशर ना डाले। इस साल टाटा समूह के शेयरों में निवेशकों का काफी नुकसान हुआ है। 2023 और 24 में दमदार प्रदर्शन करने वाले टाटा ग्रुप के शेयरों ने इस साल नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। आखिर शेयरों पर दबाव क्यों है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, बता रही हैं कंचन नौटियाल। जैसे कि आपने भी अपफ्रंटली मेंशन किया कि 2023 और 24 की जर्नी देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव जर्नी देखने को मिली है, लेकिन 2025 जो है वो टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिव उभर के सामने आया है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए 2024 में जो इसका मार्केट कैप था वो था करीब 31 लाख करोड़ का, जहाँ पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। इस साल अगर मार्केट कैप का एक्यूमुलेट किया जाए तो वो केवल रह गया है 26 लाख करोड़ का, जिसमें सबसे जो बिगेस्ट लूजर है वो बन के आया है TCS, जहां पे हमें करीब 3.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो साफ होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो यहां पे भी करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और साथ में जो वोल्टास है यहां से भी रिस्पेक्टिवली हमें 14,000 करोड़ प्लस का जो मार्केट कैप है वो कंप्लीटली क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर तेजस नेटवर्क की बात करी जाए तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप यहां पे साफ हुआ है।
टाटा टेक, टाटा एलेक्सी में भी करीब करीब 9 से लेके 6,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे क्लियर ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मार्केट कैप में हमें एक गेनिंग साइड देखने को मिली है, जैसे कि टाइटन, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें 27,000 करोड़ का मार्केट कैप और 17,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली गेन होता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मैं वो कंपनीज आपके सामने लेके आती हूँ जहाँ पे हमें रिटर्न का एक क्लियर पिक्चर सामने समझ में आएगा कि 2023-24 में किस तरीके की रिटर्न पिक्चर रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर 2025 को हम देखें तो यहाँ पे कितने नेगेटिव रिटर्न जो पर्टिकुलर स्टॉक है जनरेट करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तेजस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। फ्लैट हमें देखने को मिला था 23-24 में, जो कि अब करीब करीब 50% तक गिर चुका है। नेल्को, टीसीएस, वोल्टास भी अगर देखें तो यहाँ पे भी 30 से लेके 24% तक की गिरावट इस साल हमें देखने को मिली है, जहां पे हमें वोल्टास में पिछले साल 70% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। यही नहीं बल्कि काफी सारे और भी शेयर्स है जहां की पिक्चर कुछ इसी तरीके की आपको दिखाई देगी ट्रेंड में, जहां पे हमें पिछले साल 304% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले थे, वो अब नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता दिखाई दिया है। 23% के नेगेटिव रिटर्न। इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशन में भी कुछ पिक्चर आपको इसी तरीके की समझ में आएगी, जहां पे पॉजिटिव से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नजर आया है। अब नेगेटिव तो हुआ है, लेकिन नेगेटिव होने के जो की रीजंस हैं वो क्या है, एक बार उनको समझ लेते हैं। देखिए, जो फॉरेन फंड्स हैं वहां पे हमें एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। ग्लोबल अनिश्चितता के चलते काफी सारे डेंट यहां पे पड़े हैं। यही नहीं बल्कि वैल्यूएशंस काफी हायर साइड में रहे हैं। टीसीएस और तेजस की बात करें तो यहाँ पे जो अर्निंग्स रही है वीकर साइड में रही है। क्लाइंट की तरफ से स्पेंडिंग में एक बड़ी कटौती देखने को मिली और रिसेशन का फेयर भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस टैरिफ की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स और टीसीएस को यहाँ पे बड़ा डेंट लगा है। ग्लोबल लग्जरी ऑटो में स्लम्प देखने को मिला है। पीवी सेल्स भी कहीं ना कहीं स्लोअर साइड में रही है और कंज्यूमर का जो इस टाइम पे सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर टाटा केमिकल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो भी कमोडिटी लिंक्ड मार्केट है वहां पे एक हमें कहीं ना कहीं मार्जिन में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। ये है की रीजन। लेकिन हमने एनालिस्ट से बात करी, एनालिस्ट का इस टाइम पे मानना है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के ड्राइवर्स बन के सामने आ सकते हैं टाटा ग्रुप में, जैसे कि ईवी, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर और डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो अपकमिंग मेजर यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है वो है टाटा कैपिटल का आईपीओ, जिसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो कि सितंबर 2025 तक हमें दस्तक देता हुआ नजर आ सकता है। भारत अगले कुछ सालों में अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में प्लास्टिक एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाएगा। अहमदाबाद में हुए ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में प्लास्टिक एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एसोसिएशन के चेयरमैन अरविंद मेहता से खास बातचीत की। हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना है और अगर आंकड़ों में देखें तो कितना हम बढ़ाएंगे और सरकार से क्या कोई अपेक्षा है हमारी? अभी हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 12.6 बिलियन है जो यहाँ से वर्ल्ड में, तो दिस कैन गो अप टू 50 बिलियन इनटू 4 जो है हमारे आंकड़े हैं। हमने जो 21 कंट्री का जो स्टडी किया है तो वहाँ पे सब जगह 1% से लेस ही है। वो लोग जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कम है। तो हमने कौन सा कंट्री स्टडी किया है? यूएसए, चाइना, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नाइजीरिया, केनिया, मेक्सिको, ऐसे 21 कंट्रीज हमने स्टडी किया है। HSN कोड 9 है। 9 मीन्स 39 चैप्टर प्लस 8 चैप्टर्स जहाँ पे प्लास्टिक जाता है, तो उसका हमने स्टडी किया है। तो अपने पास जो है वो कहीं 0.5 है, 0.1 है, ऐसा करके जो है तो 4 टाइम्स वी कैन डू इजीली। तो रोजगार के मोर्चे पर क्या कोई और बदलाव हो सकता है? रोजगार के एंगल से अभी जस्ट नाउ इट इज 4.6 मिलियन टुडे जो भारत में हम जो रोजगार देते हैं वो, बट ये इनकी वजह से डबल हो सकता है। 4.6 इंटू 2 भी हो सकता है जो भी, तो 5 मिलियन समझो 50 लाख से लेके 80 लाख 90 लाख तक रोजगार 100% हो सकता है। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटा सा विराम यहां पर ले रहे हैं और 6 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे जहां पर जीएसटी पर होगी बात, और साथ में ढेर सारी खबरें आपको हमेशा मिलेगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।